एक 14 साल का भांजा होता है जो कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपनी मामी के यहाँ पर गया हुआ था। मामी के यहाँ पर मामी थी और उसका एक बेटा था जो 7-8 साल का था, और उसका जो पति था यानी कि लड़के का मामा, वह बेंगलोर में काम किया करता था। घर पर सिर्फ मामी अपने लड़के के साथ रहा करती थी। अब तो यह भांजा भी वहाँ पर पहुँच जाता है तो मामी बहुत खुश होती है कि चलो 2 बच्चे हो जाएंगे, दोनों से मन लग जाएगा। मामी जो कि 30 साल जिसकी उम्र थी। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, शाम को खाना खाता है वह भांजा। खाना खाने के बाद अपनी मामी के लड़के के साथ खूब इधर उधर घूमता है, खेलता है। अब हो जाती है शाम। शाम के समय अब जो भांजा होता है वह अब सोए कहाँ, यह परेशानी थी। तो मामी सोचती है कि यह अकेला सोएगा, शायद डर जाएगा। तो वह कह देती है कि मेरा ही बेड, बहुत बड़ा बेड है, डबल बेड है, इस पर ही सो जा बेटा। तो अपने भांजे को अपनी बगल में सुला लेती है। एक साइड में उसका बेटा और एक साइड में उसका भांजा सोया हुआ था। अब वहाँ पर रात होती है, रात को यह लोग सारे ऐसे ही सो जाते हैं। अब दोस्तों रात को जो मामी होती है उसके पीछे कुछ चुभने लगता है। अब जैसे ही वह एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं तो जो नज़ारा वह मामी देखती है, बड़ी परेशान हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो होता है बड़ा ही विचार करने योग्य है कि आज के कलयुग में आखिर किसके ऊपर विश्वास करें, कौन विश्वास करने योग्य है, इस बात के बारे में पता भी नहीं चलता है। क्या हुआ था पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में उन भाइयों के नाम भी लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हिमांशी नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र है 30 साल। देखने में बहुत ही सुंदर है। शरीर मानो जैसे काट छांट कर किसी पत्थर की मूर्ति को बनाया गया हो, तैयार किया गया हो, यानी कि बहुत ही सुंदर है। उसके पति जो कि सौरभ हैं, वो बेंगलोर में रहा करते हैं, वहीं पर जॉब किया करते हैं। हिमांशी अपने 7 साल के बेटे के साथ घर में अकेली रहा करती है। अब तो यहाँ पर क्या होता है, हिमांशी का जो भांजा होता है आयुष की माँ कहती है हिमांशी से कि मेरा बेटा अब की बार तुम्हारे पास पढ़ लेगा, तुम्हारा मन भी लग जाएगा, 2 बच्चे हो जाएंगे और वहाँ पर यह शरारत भी कम करेगा और इसका भी मन लग जाएगा तुम्हारे बेटे के साथ। तो हिमांशी कह देती है कि आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों शाम को ही जो भांजा आयुष होता है वह वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद हिमांशी के घर पर ही उसके बेटे के साथ खेलने लगता है। हिमांशी उसका एडमिशन भी करवाने की तैयारी पूरी कर लेती है अपने ही स्कूल में। अब दोनों दिन भर लड़के खेलते हैं और शाम को वह थक हार कर मामी के पास आता है और खाना वगैरह खाता है। खाना खाने के बाद कुछ देर टीवी देखता है और टीवी देखने के बाद अब सोने की बारी आती है। तो हिमांशी दोनों को अपने पास सुला लेती है, अपने बेटे को भी और अपने भांजे को भी। 14 साल का जो भांजा था, दोनों इधर उधर सोए हुए थे, बीच में मामी सोई हुई थी। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, भांजा सो जाता है, सुबह हो जाती है फिर से अपने काम धंधे में। एक रात की बात है, एक रात जो मामी होती है गहरी नींद में सोई हुई थी। अब गहरी नींद में कई बार इंसान जब सोता है तो उसे अपने तन मन की सोच खोज खबर नहीं रहती है। कपड़े कहाँ हैं, कहाँ से कैसे लेटी हूँ, कहाँ पाँव पड़े हैं, इस तरह से गहरी नींद में जब इंसान सोता है तो इसी तरह से सोता है। यहाँ पर भी वही कंडीशन थी। जो मामी थी उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, यानी कि उसकी छाती से उसके कपड़े हटे हुए थे कुछ, और बस बाल बिखरे हुए। तो इस तरह से सोई हुई थी जैसे मान के चलो जैसे पूतना सोई हुई हो। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, रात में दोनों बच्चे सोए हुए थे। रात को आयुष जो भांजा होता है उसको पेशाब लगती है और वह पेशाब करने के लिए एकदम से जगता है। जैसे वह जगता है, पेशाब करके आता है वापस, तो वह जब मामी के ऊपर नज़र डालता है तो मामी बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। उसको उसकी छाती का उभार नजर आ रहा था। आज तक आयुष ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। अब तो आयुष का मन बदलने लगता है। वह चुपचाप मामी की बगल में लेट जाता है, लाइट बंद कर देता है। अंधेरे में यह लोग सोया करते थे। अब तो वह अपना हाथ मामी की छाती पर रख देता है रात के समय में। दोस्तों उसके बाद मामी की जब आँख खुलती है तो उसका हाथ नीचे रख देती है, समझती है कि गलती से रख गया होगा, बच्चा है। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन रात होती है। दूसरी रात भी वह दोबारा से उसकी छाती पर हाथ रख देता है, मामी की छाती पर, और कुछ टटोलने लगता है। लेकिन मामी अब की बार भी सोचती है कि बच्चा है, नींद में पता नहीं क्या कर रहा है, तो उसके हाथ को फिर से नीचे रख देती है। अब तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन जो भांजा होता है मामी के प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख देता है और वहाँ पर टटोलने लगता है। अब तो मामी को कुछ शंका हो जाती है। वह सोचती है कि यह होश में रहता है या फिर यह नींद में ऐसा काम करता है। तो अब तो वह उसके हाथ को हटा देती है, लेकिन वह विचार करने लगती है कि देखती हूँ इसको, यह नींद में है या फिर सोया हुआ है।
अब जैसे दोबारा वह उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखकर टटोलने लगता है तो अब मामी एकदम से जग जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। हाथ को जैसी वह पकड़ती है तो जो भांजा होता है पसीने से तरबतर हो जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है, घबरा जाता है। तो मामी समझ जाती है कि जानबूझकर करता है, अगर नींद में होता तो इसको कुछ होश ही नहीं होता। कहता मामी जी क्या हुआ। अब उसके बाद वह अपने भांजे से कहती है क्या करते हो तुम रात को, क्या करते हो तुम रात को, क्या टटोलते हो। तो जो भांजा होता है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान, शर्मा जाता है, उसके माथे पर पसीना आ रहा था, लेकिन मामी हंस जाती है और उसके माथे का पसीना पहुंच देती है। रात का अंधेरा था, बेटा दूसरी साइड में सोया हुआ था। उसके बाद अपने भांजे को अपनी छाती से लगा लेती है और दोस्तों चादर ओढ़ करके अब यहाँ पर जो मामी होती है सारे वस्त्र उतार देती है और उसका भांजा उसके साथ संबंध बनाने लगता है। रात में 3 बार संबंध यहाँ पर बनते हैं मामी भांजे के। अब दूसरी रात होती है, फिर भी ये संबंध बनते हैं। बेटा दूसरी साइड में सोया हुआ रहता, चादर ओढ़ के ये दोनों मामी भांजे रात भर न जाने क्या क्या कुकर्म करते। तो दोस्तों एक रात की बात है, जो मामी होती है वह सोचती है कि यहाँ दिखाई तो कुछ देता नहीं है, उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। तो अपने भांजे से कहती है कि चलो दूसरे कमरे में चलते हैं, लाइट जलाकर वहाँ पर संबंध बनाएंगे। अब दोनों मामी भांजे दूसरे कमरे में चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद लाइट जला ली जाती है और उस कमरे में संबंध बनाने लगते हैं। इधर जो मामी का लड़का होता है उसको पेशाब लगती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह देखता है कि ना तो साइड में माँ है और ना ही भैया है। आखिर कहाँ गए, वह घबरा जाता है, डर रहा था क्योंकि कमरे के अंदर अंधेरा था। वह लाइट जलाता है कमरे की और इधर उधर चौक में ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी उसको अपनी माँ और अपना भैया नहीं मिलता है। तो वह अब एक कमरे में देखता है, उसमें लाइट जली हुई थी, तो वह कमरे में जाकर देखने लगता है। वहाँ पर खिड़की से अंदर की तरफ झांकता है तो दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो माँ थी यानी कि जिसका नाम हिमांशी है वह नग्न थी और जो लड़का था आयुष 14 साल का वो भी नंगा था। दोनों चिपट रहे थे एक दूसरे से। अब जो ये लड़का था बेटा 7 साल का, ये कुछ जानता था, समझता था। उसके बाद ये सीधा दरवाज़ा खटखटा देता है। जैसे ही हिमांशी दरवाज़ा खोलती है, आधे शरीर पर कपड़े लिपटे हुए थे, आधा उघारा था, तो वह एकदम से अपने बेटे से कहती है क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। बेटा कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा रही थी। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बेटा कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं पापा से कहूँगा वो तुम्हारी बात। अब तो यह बात जैसे ही वह लड़का कहता है तो हिमांशी को पसीने आ जाते हैं और अपने बेटे को गोद में उठा लेती है और उसके सामने रोने लगती है कि बेटा तुम कह दोगे, तुम्हारा पापा लड़ेगा, मारेगा मुझे। तो उस समय तो बच्चा है अपनी माँ की बातों में द्रवित हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब माँ और भैया सो जाते हैं तो उससे रहा नहीं जाता है और वह चुपके से अपने पिता के पास फ़ोन कर देता है और सारी बात बता देता है कि पापा मम्मी उस भैया आयुष के साथ नंगी थी, उस कमरे में एक दूसरे से चिपट रहे थे। अब तो यह बात सुनते ही जो पति होता है सौरभ गुस्से से लाल पीला हो जाता है और अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उसको खूब खरी खोटी सुनाता है और कहता है मैं कल वहीं पर आ रहा हूँ। दोस्तों पत्नी की तो बस नींद उड़ गई थी। दूसरे दिन जो पति होता है सौरभ वह वहीं पर पहुंच जाता है। आकर के खूब पत्नी को पहले तो पिटाई लगाता है, खूब धमकाता है और जो भांजा होता है उसको उसके घर छोड़ कर आता है। उससे तो वह कहता क्या वह 14 साल का था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी पत्नी को वह गाँव ले जाता है और गाँव में ही जाकर ये सौरभ जो होता है वहीं पर खेती बाड़ी करने लगता है। इसने सोचा कि जब क्या होगा, जब पत्नी हाथ से निकल जाएगी, ऐसी नौकरी का क्या मैं अचार डालूंगा। तो यह गांव में ही अब रहने लगता है। इस तरह से यहाँ पर यह घटना घटी थी। दोस्तों कई बार ऐसे हो जाते हैं समाज में ऐसे कांड, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। यहाँ पर जो पति था वह हिमांशी की हत्या भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था गुस्से में आकर के, लेकिन पति सौरभ ने थोड़ा सा अकल से काम लिया, अपने घर को बिगड़ते बिगड़ते बचा लिया और दोबारा से अपनी गृहस्थी को चालू कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं देश और दुनिया के अंदर दोस्तों कई बार देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसे मौके पर बड़ी ही सूझबूझ से और समझदारी से लोगों को काम करना चाहिए, वरना तो गुस्से में आकर न जाने कैसे कैसे कांड ऐसी घटना में हो जाते हैं और फिर लोग जिंदगी भर जेलों में पड़े रहते हैं। अगर यहाँ पर सौरभ थोड़ा सा गर्म दिमाग से काम लेता और पत्नी की हत्या वगैरह कर देता तो बेटा अनाथ हो जाता और सौरभ खुद जेल में पड़ा रहता पूरे जीवन भर और पत्नी की मौत हो जाती। तो कितना बड़ा नुकसान होता है एक परिवार का। तो यहाँ पर सौरभ ने सोचा कि चलो ठीक है, गलती हो गई है, पहली बार हुई है, माफ़ कर देता हूँ। तो माफ़ करने के बाद अपनी पत्नी को गाँव ले गया और अभी भी अपना घर परिवार बसा रह गया। बेटा भी है, बेटे की माँ भी है और दोनों पति पत्नी भी साथ में रहते हैं। तो अभी भी परिवार दोबारा से सोचो बस ही गया है। तो अब यहाँ पर जीवन अच्छे से गुजरेगा अगर आगे सोच समझ कर चलेंगे तो।
लेकिन अगर गलत कदम उठा लेता तो बस 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती। तो सोच समझ कर चलें दोस्तों। ज़्यादा दिक्कत है पार्टनर में, पहले तो समझाएं, समझ जाए तो ठीक है, ज़्यादा दिक्कत है तो उससे दूर हो जाए, ना कि हत्या वगैरह करें, क्योंकि यहाँ पर अपनी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि किसी और के कुकर्मों को हम जेल में जाकर भुगतें हैं, यानी कि किसी की और की हत्या कर दें गुस्से में आकर के और फिर अपना पूरा जीवन जेल में रहें। क्यों भाई, क्यों करना? हमारा जीवन बड़े बड़े पुण्यों से मिला है, अपने जीवन को किसी दूसरे के ऊपर ऐसे व्यर्थ क्यों करें? इतना सस्ता थोड़ी है। तो अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए, कभी भी ऐसे चक्कर में ना पड़े। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। कैलाश चौधरी हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं कि सुरेखा का पति समझदार निकला, जिसके कारण अंत बुरा नहीं हुआ। सुरेखा को चाहिए कि भविष्य में ऐसे गलती ना दोहराई जाए। कैलाश चौधरी कल्याण महाराष्ट्र से हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। गीता श्रीवास्तव, इसमें और लोगों को शिक्षा मिलती है, लेकिन पति बहुत समझदार था जी। गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य प्रकाश मिश्रा, सर जी सुलेखा ने हवस के लिए बहुत ही गलत काम किया। एकाएक देखने पर उसके पति को गुस्सा भी आ सकता था और कोई जघन्य अपराध किसी के द्वारा भी हो सकता था, लेकिन सर जी मानना होगा सुलेखा के पति को, जिसने बहुत ही बड़े अपमान को सहन करके पत्नी को सुधरने का एक मौका तो दिया। रुदौली जिला अयोध्या से पत्नी का नाम शिखा मिश्रा जी। बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी, आप सही कह रहे हैं, मौका तो एक देना चाहिए, एक मौके का तो हक होता है गलती करने वाले का। हाँ, दूसरा तीसरे के बारे में सोचना पड़ता है, दूसरा तीसरा मौका। सत्यनारायण कीर, सर जी नमस्कार, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो आप, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आपकी वीडियो का इंतजार रहता है, धन्यवाद। राधे राधे। सत्यनारायण, गांव हिंगोरिया और तहसील जाबरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं। कश्यप दीपक हमारे भाई वीडियोस पर कमेंट करते हैं। हसरत अली हैं और बहुत वीडियो कमेंट करते हैं, कहते हैं कमाल की वीडियो होती है भाई साहब सुदेश जी आपकी, और हम ऐसी आपकी वीडियो सुनते हैं और आपके फ़ैन हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद हसरत अली खान जी। और सुजीत कुमार हमारे भाई, प्रवीण बघेल से पुरी से, जेएस पांडे नेपाल से हैं, बहरवा से, भीमदत्त जोशी हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, कश्यप दीपक, गोविंद कश्यप हैं, और रमेश कुशवाहा हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं, सूरज डीओ हैं, और प्रमोद कुमार हैं, दयाल राम हैं, मनोहर जोशी हैं, रामपाल हैं, यूपी 43 से, सुजीत कुमार दोबारा से, मनोज कुमार पटेल हैं, उमेश कुमार हैं, अख्तर बटेरी भिंगा, और उसके बाद मुकेश हमारे भाई उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से हैं। टीकम शर्मा हमारे भाई वीडियोस पर कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं। अशोक गोदरा हैं, कृष्णा राम हैं, अशोक बिश्नोई जिला फालोदी से, और चांदनी कुमारी जो कि वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत ज़रूरी है और सामना भी किया जाता है। मनोहर जोशी हमारे भाई, लड़कियों की गलती उनकी जवानी की गलती होती है जी, बिल्कुल। इंद्राज बघेल हैं हमारे भाई, और परियाल गुडारो हैं, बुधाराम कुमावत हैं, और उसके बाद हमारे साथ चरणजीत दहिया हैं, परवीन राज हैं बिहार से, और जी भीख सिंह हमारे बड़े भाई, हादसे से बच गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा राम हैं, कहानी मस्त लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव कुमार नेपाल से हैं, और राजन राज ये कुछ ऐसा नाम है। दोस्तों इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।